और पराठा वाला खुला हुआ, नहीं पराठा वाला खुला हुआ, तंदूर बन गया पता नहीं। तो ये जो है इक्वेशन ये है कि PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और PV इज इक्वल टू nRT के इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले P रिप्रेजेंट करता है, इट इज प्रेशर, it is pressure exerted by gas molecules. This is pressure exerted by gas molecules, ये pressure P. So P is pressure exerted by gas molecules, where V represents वॉल्यूम। और अच्छा एक बात और, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल का जो हम यहाँ पर यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ये SI यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसे पास्कल कहा जाता है। आपको जब भी PV इज इक्वल टू nRT का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा तो प्रेशर आपको किसी भी यूनिट में गिवन हो, आपको वो यूनिट कन्वर्ट करना होगा इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों एक ही बात है। अच्छा रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि 1 atm प्रेशर, जो नॉर्मली आपको प्रेशर गिवन होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ATM में गिवन होता है। तो 1 atm प्रेशर जो है ये इक्विवेलेंट होता है 1/1 10⁻³ पास्कल। या 1.01, ज्यादा ही बेहतर है ये ले, 1.01 10⁵ पास्कल। 1.01 10⁵ पास्कल जो है ये रिलेशन है एटमॉस्फेयर का और पास्कल का। और एक और मैं आपको बताऊं, 1 एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इक्वलेंट टू, एक और यूनिट है पुराना, दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कुछ पुराने पेपर्स के अंदर ये यूनिट भी इस्तेमाल हुआ है। तो 1 एटमॉस्फेयर इसके भी बराबर है, 1 एटमॉस्फेयर इसके भी बराबर है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी is equivalent to 1.01 10⁵ पास्कल। तो यूनिट कन्वर्जन किए बगैर आप PV is equal to nRT का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर लेफ्ट करेगा जी, जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है सर वो दोबारा से दिखाएं। ठीक है जी, डन। तो P जो है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, और डेफिनेटली प्रेशर एक्सर्ट कहां करेंगे? जिस कंटेनर के अंदर वो होंगे उसकी वॉल से स्ट्राइक करेंगे। ये हम बात कर चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि whenever gas molecules collide with the wall of container they must exert pressure। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है इसका यूनिट है,
and it is pressure exerted by gas molecules on the wall of container. और रिलेशन क्या है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इतने पास्कल और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो कोई भी यूनिट ओवरऑल गिवन आपको, उसे आपने कन्वर्ट करना है इनटू पास्कल। समटाइम आपको ये किलो पास्कल में भी गिवन होता है, तो आपको ये बात पता है कि किलो का मतलब क्या होता है। 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल का मतलब क्या है। अगर आपको किलो पास्कल में गिवन है तो सिंपली आप क्या करेंगे, किलो पास्कल को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो वो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 पास्कल। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 पास्कल। पुट हमेशा पास्कल में करना, इवन अगर किलो पास्कल में भी गिवन है तो आप उसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम वी, और वी जो है वो वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि आपको याद होगा जनरल गैस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो निग्लेजिबल होता है, और निग्लेजिबल वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है उसी में सारे गैस के मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल होता है कंटेनर का, वही गैस का वॉल्यूम कंसीडर होता है। तो बेसिकली इट इज नोन टू बी अ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का जो यूनिट है एसआई यूनिट, वो क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का जो यूनिट आप पुट करेंगे ये क्यूबिक मीटर है। अच्छा, कॉमनली आप जो वॉल्यूम का यूनिट इस्तेमाल करते रहे हैं वो डीएम क्यूब या सीएम क्यूब इस्तेमाल करते रहे हैं। ये यूनिट अब आपको यूज करना है जब आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 में मैंने आपको कहा था कि वहां पर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो रिलेटिव था। जो यूनिट V1 का है वही V2 का होगा। लेकिन PV इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे यूनिट कन्वर्जन जरूरी है, और जो यूनिट में मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं यूनिट्स में वैल्यू पुट होगी। अब ये क्यूबिक मीटर का रिलेशन क्या होता है? 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 10 टू द पावर 6 सीएम क्यूब के इक्विवेलेंट होता है, और 1 क्यूबिक मीटर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 3 डीएम क्यूब। ये जो कॉमन वॉल्यूम के यूनिट्स हैं सीएम क्यूब और डीएम क्यूब, उनका क्यूबिक मीटर के साथ मैंने रिलेशन लिखा है। तो ये भी कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, नॉर्मली ये पेपर में गिवन नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो टेम्परेचर है, ये T इज टेम्परेचर इन दिस एक्सप्रेशन, और ये टेम्परेचर कंटेनर का नहीं होता, अल्टीमेटली ये टेम्परेचर ऑफ गैस पार्टिकल होता है, जो कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का जो आप यूनिट यहाँ पे लेंगे वो हमेशा केल्विन लेंगे, क्योंकि नॉर्मली टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन होता है, आप उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू केल्विन स्केल। और ये बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं कि केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड किया जाता है। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल से, सॉरी, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन स्केल में पुट करना है। नेक्स्ट यहां पर जो था स्मॉल n जो हम लेते हैं, ये लेते हैं मोल्स ऑफ अ गैस। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं
जो उस कंटेनर में गैस के मौजूद हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, और इसे हम जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं वो MOL यानी मोल ही है। मोल का जो यूनिट है वो MOL होता है। जैसे मीटर का यूनिट जो इसका सिंबल हम यूज करते हैं वो M यूज करते हैं, इसी तरह से मोल के यूनिट का जो हम सिंबल यूज करते हैं वो MOL करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस है और ये MOL होता है। और फाइनली इस एक्सप्रेशन में जो R है, कैपिटल R, इसे कहा जाता है जनरल गैस कांस्टेंट। ये जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू आपको डेटा बुकलेट में मिलेगी 8.31। डेटा बुकलेट का जो पहला पेज है, सबको पता है कि डेटा बुकलेट पेपर में गिवन होती है और डेटा बुकलेट आपको सिलेबस के लास्ट पेजेस हैं, सबके पास मौजूद है। जिनके पास नहीं है वो डेटा बुकलेट की कॉपी करवा के अपने पास रखें। डेटा बुकलेट का जो पहला पेज है उस पेज पर कुछ कांस्टेंट वैल्यूज गिवन हैं, उन्हीं में जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और ये जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये 8.31 है और इसका जो यूनिट है वो है जूल्स पर मोल पर केल्विन। 8.31 वैल्यू जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं ये वही यूनिट्स हैं जो मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब किए थे। तो अब ये जो जनरल गैस इक्वेशन है, ये किसी भी गैस को हम आइडियल कंसीडर करके उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन जो है, दिस इज PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा, अब इसमें पेपर के अंदर जैसे पेपर 2 में सवाल ये आता है कि राइट जनरल गैस इक्वेशन, और फिर उसमें आपको ये कहते हैं कि एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड इन जनरल गैस इक्वेशन या एक्सप्लेन सिंबल्स यूज्ड इन जनरल गैस इक्वेशन अलोंग विद इट्स यूनिट। तो ये सारी कहानी मैंने आपको वही बताई है। कभी कभार पेपर के अंदर इक्वेशन ही गिवन होती है और आपको कहते हैं कि आप इस इक्वेशन में मौजूद जो सिंबल्स हैं उनको एक्सप्लेन करें, तो वो भी है, उनके यूनिट बताएं, वो भी हो सकता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन बिफोर आई गो टू न्यूमेरिकल्स, देखिए आपको मैंने इस जनरल गैस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, PV इज इक्वल टू nRT। तो R इज इक्वल टू व्हाट? R इज इक्वल टू PV अपॉन NT हो जाएगा। ये R यानी जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू PV अपॉन NT के इक्विवेलेंट होगी। अगर under two different conditions, value of n will remain same। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फर्ज करें कि मैंने एक कंटेनर में गैस ली, अब वो गैस के नंबर ऑफ मोल तो फिक्स हैं उस कंटेनर के अंदर, और मैंने उस कंटेनर का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर नोट किया, और फिर जी कोई कुछ कह रहा है? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अच्छा जी, देखता हूं क्यों कट रही है। अच्छा जी, कटनी तो नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे मसला है, नहीं कट रही। सर नहीं कट रही सर। अब ठीक आ रही है? नहीं, पहले भी सही थी। अच्छा, हो सकता है बेटा आपकी साइड से कोई कनेक्टिविटी का इश्यू हो। मैं ये कह रहा था कि अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस वैल्यू ऑफ n विल रिमेन सेम। इसका मतलब ये है
कि अगर एक कंटेनर के अंदर हमने गैस मॉलिक्यूल लिए हैं और हमने उस गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नोट कर लिया है और हम नेक्स्ट उसी गैस कंटेनर पर प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो प्रेशर को बढ़ाने पर डेफिनेटली वॉल्यूम और टेम्परेचर सब पे इफेक्ट आएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हम सेम रखते हैं तो फिर सेम नंबर ऑफ मोल्स पर ये एक्सप्रेशन जो बनता है वो बनता है कि P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। क्योंकि मैंने यहां ऊपर एक्सप्रेशन में लिखा था कि जनरल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू PV अपॉन NT। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट कंडीशन में सेम है तो फिर P1V1 अपॉन T1 यानी एक कंडीशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो इक्वल होगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रेशो इन अदर कंडीशन। सो P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2 या इक्वल टू P3V3 ओवर T3। तो ये है कि अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस वैल्यू ऑफ n विल रिमेन सेम। तो फिर उस सूरत में ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अंडर टू डिफरेंट कंडीशन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने प्रेशर ये चेंज करके ये कर दिया तो अब बताइए, और टेम्परेचर को इतना कर दिया तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा। तो इस तरह की कोई कैलकुलेशन अगर आपके पास आती है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उन कैलकुलेशन को या उन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल ये फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT और ये P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 T2 ये भी हो सकता है। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन की एक और मॉडिफाइड फॉर्म हो सकती है और वो ये कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है मोल जो होता है वो मास अपॉन mr का रेशियो होता है। मोल की जगह मैंने यहां पर n की जगह मैंने m अपॉन mr लिखा है, दैट इज मास अपॉन mr। इसका मतलब ये हुआ कि आप जनरल गैस इक्वेशन को यूज करके किसी भी अननोन गैस का mr कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड का, क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो तेजी से एवोपरेट हो जाते हैं। तो जो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं वो थोड़े हाई टेम्परेचर पर आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब वो गैसियस स्टेट में आ जाएंगे तो हम उस पे जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी गैस का, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास या किसी वॉलेटाइल लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को यूज करके कि mr of a gas is equal to mRT upon PV। कभी कभार ये सवाल डायरेक्ट MCQs में इस तरह आ जाता है कि which of the following expression is used to calculate relative molecular mass of a gas। तो mRT upon PV, this is the expression which we use to calculate relative molecular mass of a gas। तो ये आपको mr of a gas के लिए या it is also used to calculate mr of a volatile liquids in vapor state, in vapors form। तो mr जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस का और हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉलेटाइल लिक्विड का इन वेपर फॉर्म। सर एक दफा वापसी बता देंगे वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स हम उन लिक्विड्स को कहते हैं, बेटा माइक बंद कर दीजिए। वॉलेटाइल लिक्विड्स हम उन लिक्विड्स को कहते हैं जो कि क्विकली एवोपरेट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल ईथर, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल स्पिरिट। ये जितने भी मैंने सब्सटेंसेस के नाम लिए हैं, ये अगर आप रूम टेम्परेचर को इनको ओपन कंटेनर में छोड़ दें तो ये खुद से क्विकली एवोपरेट हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद वो कंटेनर खाली हो जाए। तो ये ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर क्विकली एवोपरेट होते हैं
उन्हें वोलेटाइल लिक्विड्स कहा जाता है। और चूंकि वोलेटाइल लिक्विड्स में वेपराइज होने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो किसी भी वोलेटाइल लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट करके और फिर उस वेपर के वॉल्यूम की मेजरमेंट करके, प्रेशर की मेजरमेंट करके आप उस वोलेटाइल लिक्विड का एमआर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? जी सर। जी सर, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये कि ये जनरल गैस इक्वेशन आपको एमआर कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ अ गैस। अगर आपको किसी वेपर्स की या गैस की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो आप गैस की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो है वो मास टू वॉल्यूम रेशियो होता है। डेंसिटी इज मास टू वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन में, जो ये ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं मास अपॉन वॉल्यूम को एक तरफ रखूं तो ये एमआर यहां रहेगा, एमआर के साथ ये पी यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ सॉरी यहां डिवाइड हो रहा था, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आर टी जो यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं एम से, ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनेगा एमआर पी अपॉन आर टी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अ गैस। क्या हुआ? तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम आर पी अपॉन आर टी, ये डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो ये देखें, इस एक फॉर्मूले को यूज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इन्हीं मुख्तलिफ कामों में से, मतलब क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है इस पर बेस, और इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चंस पेपर 2 के अंदर भी आते रहते हैं। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे क्वेश्चंस के, जो मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन को आप कहां-कहां इस्तेमाल करके क्या-क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी स्टार्ट टू कैलकुलेट few examples, few questions regarding this formula, and let me start कि जी अगर सवाल हमसे किया जाता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ nitrogen gas at 35 degree centigrade when it exerts 1.2 atm pressure. या बल्कि when, सही करता हूं इसको मैं, when 7 grams of nitrogen gas exerts 1.2 atmospheric pressure। ये हमारा सवाल है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड when 7 gram of nitrogen gas exerts 1.2 atmospheric pressure। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो जनरल गैस इक्वेशन है, ये वैसे तो डेवलप की गई है फॉर आइडियल गैस, एंड नाइट्रोजन गैस इज अ रियल गैस। लेकिन हम यहां पर ये एज्यूम करके कैलकुलेशन करते हैं कि नाइट्रोजन गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस।
ये जहन में रखिएगा कि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें हमारा एजम्पशन ये है कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम ये अज्यूम करके करेंगे कि ये गैस बिहेव्स आइडियली। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को यूज करके जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन डेवलप की गई है, ये रियल गैस के लिए इक्वेशन नहीं है। लेकिन चूंकि आपका सिलेबस ये कहता है कि हमें जो है वो ये कैलकुलेशन ये अज्यूम करके करनी है कि ये गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। समटाइम क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि अंडर दीज कंडीशंस दिस गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। बिलाल साहब ये जरा इसको रेस कर दीजिए जो आपने मार्क किया है, थैंक यू। तो ये जो है वो सवाल अब आपके सामने है, ये जहन में रहे कि नाइट्रोजन गैस को हम अज्यूम कर रहे हैं कि इट बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। अच्छा जी, अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले में हमें कैलकुलेट जो करना है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और हमें यहाँ टेम्परेचर गिवन है, हमें यहाँ प्रेशर गिवन है, और हमें यहाँ मास गिवन है। फॉर्मूला हमारा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और इस फॉर्मूले में हमें आर की वैल्यू नोन है, हमें एन चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन मोल्स की जगह यहाँ मास गिवन है, लेकिन हम मोल निकाल सकते हैं, और मोल निकालने के लिए हम 7 जो कि मास है ग्राम में, इसे डिवाइड करेंगे किससे? MR से। एमआर क्या होगा? 14 28। 28 होगा। जनरली गैस है। यहाँ पर तो मैंने फॉर्मूला लिख भी दिया था। आमतौर पर स्टूडेंट यहाँ यही मिस्टेक करते हैं कि सवाल में लिखा हुआ नाइट्रोजन गैस तो वो MR 14 लेते हैं। देखिए जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस की फॉर्म में, डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ होगा इसका मतलब है H2 की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस लिखा होगा इसका मतलब है O2 की बात हो रही है, क्लोरीन गैस लिखा हुआ है इसका मतलब है Cl2 की बात हो रही है। तो वहां पर आप AR से डिवाइड नहीं करेंगे, हमेशा MR से डिवाइड करेंगे। और 7/28 0.25 मोल जो है ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल 0.25 हो गए। उसके बाद प्रेशर का यूनिट आपको चेंज करना होगा, और प्रेशर में 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू पास्कल। मैंने रिलेशन बताया था एटमॉस्फेयर का और पास्कल का, वो ये था कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो आप गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 10 टू द पावर 5 से, तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पास्कल। सर 121 200 आ रहा है। 121 200 पास्कल। ये अब आपके पास पास्कल में प्रेशर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टेम्परेचर है, और टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ऐड करेंगे, और ये 273 ऐड करने का मतलब ये है कि टेम्परेचर विल बिकम 308 केल्विन। तो टेम्परेचर विल बी 308 केल्विन। बाकी वैल्यू ऑफ R जो है इट विल बी 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। और आपको कैलकुलेट करना है अब वॉल्यूम। ये मैंने सारा डाटा एक जगह अरेंज कर दिया है, और PV इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले में अब ये फॉर्मूला बन जाएगा nRT अपॉन P, और nRT अपॉन P में N इज 0.25 और R जो है वो 8.31 और
P जो है वो 121200 डिवाइडेड बाय P, सॉरी मैंने क्या कर दिया गलत, टेम्परेचर जो है वो 108 308 और प्रेशर विल बी 121200। आंसर बताइएगा। सर 5.28 into 10 की पावर -3। 5.28 10 to the power -3 और इसका यूनिट क्या होगा? मैंने क्या मीटर बताया क्यूब, था कि मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यूबिक होगा। मीटर क्यूब, क्योंकि आप PV इक्वल टू NRT के फॉर्मूले में सारे यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्ड SI यूनिट्स हैं, और SI यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। तो आपको जो आंसर यहाँ मिलेगा वो क्यूबिक मीटर में मिलेगा, लेकिन सम टाइम MCQs में ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपसे फिर कोई और यूनिट में आंसर देता है, तो फिर अल्टीमेटली आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। लेकिन आंसर जो आप कैलकुलेट करके लाएंगे PV इक्वल टू NRT के फॉर्मूले में, वो क्यूबिक मीटर ही होगा। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट डिस्प्ले पे लाता हूं। ये था क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के साथ फाइनली वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है जी, अगर कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। तमाम लोग क्लियर हैं? जी सर क्लियर। ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि 1.40 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस occupies 1.80 dm cube at 40 degrees centigrade. It exerts 780 millimeter mercury pressure. Find out MR of a gas. ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर हम इस पर बात करते हैं।
हो गया सर। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें आपको एमआर कैलकुलेट करना है। तो पहले तो वॉल्यूम आप देखें 1.80 डीएम क्यूब है। इस डीएम क्यूब को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1.80 10⁻³ क्यूबिक मीटर। क्योंकि मैंने रिलेशन बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 डीएम क्यूब या 10⁻³ डीएम क्यूब। तो इसका मतलब है कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1.80 10⁻³ क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है। उसके बाद प्रेशर आपको गिवन है 780 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आप इसे कन्वर्ट करना है आपको इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रिलेशन ये था कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1.01 10⁵ पास्कल के बराबर था। तो फिर 780 जो है वो किसके बराबर होगा? ये देखें, मैंने इसकी कैलकुलेशंस की हैं, रिलेशन आपको मैंने लिखवाया था उसी रिलेशन के हिसाब से। तो अगर 760 इक्वल टू 1.01 10⁵ है तो 780 विल बी इक्वलेंट टू व्हाट? 1.03 into 10⁵. 1.03 10⁵। तो ये कन्वर्ट हो गया 1.03 10⁵ पास्कल। ये वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ओके, नेक्स्ट आर की वैल्यू कांस्टेंट है 8.31। टेम्परेचर आपको गिवन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आपने 273 ऐड कर दिया तो ये हो 313. गया 313 केल्विन। नेक्स्ट मास आपको गिवन है, अच्छा, और ये 1.40 ग्राम है, और आपको कैलकुलेट करना है एमआर। एमआर कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने ड्राइव आपको करवाया था, वो ये है, एमआर इज इक्वल टू एमआरटी अपॉन पीवी। एमआर इज इक्वल टू एमआरटी अपॉन पीवी। एमआर इज इक्वल टू एम यानी मास आर टी अपॉन पीवी। तो मास इज 1.40, आर इज 8.31, टेम्परेचर आपने कैलकुलेट किया 313 divided by pressure which is 1.03 10⁵. Pressure is 1.03 10⁵ into volume which is 1.80 10⁻³ ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अच्छा, मास आप ख्याल रखिएगा कि मास को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ये मास जो है वो मोल के फॉर्मूले का मास है, और मोल में हमेशा जो मास पुट होता है वो ग्राम में होता है। तो बाद औक़ात स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं, यहाँ पर मास को कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम। तो मास यहाँ हमेशा ग्राम में ही पुट होगा, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूले में ये मोल है।
मोल से हमने मास लिया है, तो मोल में जो मास होता है वो ग्राम में होता है, इसलिए मास के यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मास मिलीग्राम में गिवन होगा तो फिर ऑफ कोर्स आप उसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, लेकिन अदरवाइज अगर मास आपको ऑलरेडी ग्राम में गिवन है तो आप उसे ग्राम में ही यूज करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में मास ग्राम में ही यूज होगा। नेक्स्ट, एमआर कितना आ रहा है? 19.5 सॉरी, 19.5 19.5 19.5। तो 19.5 वुड बी एमआर, और डेफिनेटली एमआर का कोई यूनिट नहीं होता। अब समटाइम आपको जो है वो कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें वो कौन सी गैस है, किससे नियरेस्ट एमआर आ रहा है। तो अगर आप बाज़ औक़ात गिवन होते हैं ऑप्शंस के इनमें से कौन सी वो गैस हो सकती है जो इस कंडीशन को फॉलो करती है, तो वो ऑप्शंस गिवन होते हैं, उनमें से फिर कोई एक ऑप्शन जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। यानी बजाय ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपको गिवन हो एमआर कैलकुलेट करने का, वो कहें कि जी अंडर दिस कंडीशन एक गैस मौजूद है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द गैस। तो जब आपसे कहा जाए कि विच इज द गैस, तो पहले आपको एमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उस एमआर को देखते हुए वो जो ऑप्शंस आपको गिवन है उन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन उस एमआर को फॉलो कर रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी सही सर। है। अगर आइडेंटिफाई करना हो गैस को तो फिर आप इस तरह करेंगे। अच्छा जी, अब स्टेट्स ऑफ मैटर का बुकलेट आपके पास मौजूद है पास पेपर का। अगली क्लास में हम पास पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद उससे आगे बात करेंगे। होपफुली आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। कुछ आसान है, कुछ मुश्किल हैं, जो आपसे ना हो उन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में अटेम्प्ट करेंगे पहले, और फिर इससे आगे जो रिलेटेड डिस्कशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। होपफुली ये नेक्स्ट वीक में ही इंशाल्लाह जो है वो हमारा पीरियोडिसिटी भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो छोटा सा है, इसमें होपफुली 1 या 2 क्लासेस जो है वो और जरूरत पड़ेगी। सर वो केमिकल बॉन्डिंग की भी कुछ क्वेश्चंस करवा दें सर, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। बेटा जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं चले, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में हम दोनों को देख लेंगे। थ्योरी ठीक है वाले सर। हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आप करना चाह रहे हो वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो, वो अभी आप ना कर पाए, तो हम बता दूंगा मैं। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी।